आने वाले कुछ महीने क्या हमें चैन से सोने देंगे या फिर आने वाला समय मुसीबतों का है? अभी तो सही बताऊं कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन दोस्तों ये जो जुलाई का जो महीना है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। योग ऐसे ही बने हुए हैं क्योंकि एक तरफ 9 नंबर और फिर 7 नंबर दोनों की आपस में दुश्मनी। शुक्र लग्जरी है और राहु इठलाना, बनना, अपने आप को दिखावा करना, ये सब का कारक। कौन सी 3 राशि जो करोड़पति बनने की आगे रेस में सबसे आगे? सबसे ऊपर टॉरस, उसके बाद एक्वेरियस और उसके बाद स्कॉर्पियो। क्या ये समय करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ठीक है? देखो बिजनेस के लिए कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा सोच समझ करके कदम उठाने वाला साल है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां अभी भी जा सकती हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या उनकी कुंडली में कोई ऐसे योग बन रहे थे जब ये युद्ध की स्थिति हुई कि वो पीओके पे मैंने कब्जा कर सकते थे? जी, उन्होंने थोड़े से भी स्टेप अपग्रेड होकर के ले लिए होते तो जितना भी पीओके, जितना भी भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान में मिला है, वो हमारा हो जाता, वो वापस से रिकवर हो सकता है। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस शो में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का हमारा जो ये खास कार्यक्रम है, हमारा खास शो है, जिसमें आज हम बहुत ही खास विषय पर, खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 2025 का ये साल अभी तक आधा बीत चुका है, लेकिन अभी भी कुछ महीने बाकी हैं। ये जो कुछ महीने बीते हैं, इन कुछ महीनों में आपने बहुत कुछ देखा होगा। आपने देखा भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, आपने देखा पहलगाम में किस तरह से आतंकी हमला हुआ, आपने भूकंप देखा, आपने बहुत सारे हादसे देखे, आपने प्लेन हादसा भी देखा। लेकिन आने वाले जो और महीने हैं वो कैसे होंगे? क्या आपको चैन की नींद सोने देंगे या फिर आने वाला समय आपको और मुश्किलों में डाल देगा? आज ऐसे बहुत सारे सवालों पर बात होने वाली है। बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर कि आखिर क्या हम एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनते हुए देखेंगे या फिर इस बार का मुख्यमंत्री कोई और होगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज अपने इस खास कार्यक्रम, खास शो में हम लेने वाले हैं। तो चलिए फिर आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से। हमारे साथ लाइव डिजाइनर कुणाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस बहुत अच्छे कुणाल जी। कुणाल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर हम एक ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो आधा साल तो बीत चुका है, आने वाले कुछ महीने अभी बाकी हैं। तो आने वाले कुछ महीने क्या हमें चैन से सोने देंगे या फिर आने वाला समय मुसीबतों का है? देखिए, जैसा कि इस साल के शुरुआत में भी हमने 1-2 पॉडकास्ट किए थे और उसमें भी बात की थी हमने कि ये साल किसी भी व्यक्ति के लिए इजी नहीं है। जैसे कि इस साल में इतने सारे चेंजेस हैं जो आसानी से दूसरे सालों में देखने को नहीं मिलते। फिर सबसे बड़ी बात है इस साल का मूलांक क्या है। यानी कि आप देखो, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए और शुक्र हो गए। इन ग्रहों का गोचर तो हर साल में चेंज होता ही है। सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, चंद्रमा हर 2.25 दिन में जाते हैं, मंगल करीबन 45 डेज में जाते हैं, शुक्र और बुध ये भी करीबन 30 से 45 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में ट्रांजिट होते हैं। तो गोचर तो हर साल इनका चेंज ही हो रहा है क्योंकि साल में 12 महीने हैं, 365 डेज हैं। लेकिन इस साल क्यों, ये जो साल है ये क्यों दूसरे सालों से अलग है, उसके बारे में बताता हूं। पहले भी मैंने बताया था कि इस साल का जो नंबर है वो 9 नंबर है। यानी कि इस साल का जो राजा है वो मंगल है। अगर हम 2025 को जोड़ेंगे तो ये 9 नंबर आएगा। 9 नंबर मंगल का होता है। तो मंगल के हिसाब से तो ये बहुत ही पावरफुल साल होना चाहिए था, मेहनती होना चाहिए था। इस साल बहुत लोग मेहनत करके अपने जीवन में चेंजेस लेकर के आते। यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनकी टर्नओवर अगर 1 करोड़ थी तो वो 1 करोड़ से 5 करोड़ पे पहुंच सकती थी। इस साल इतनी मेहनत हो सकती थी। लेकिन इस साल को हम 9 नंबर के बाद अगर बाद के जो 25 नंबर है इसको जोड़ें तो ये 2 और 5 ये 7 नंबर है। 7 और 9 का आपस में कोई तालमेल नहीं है, बिल्कुल भी
सुटेबल नहीं है, 1% भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि मंगल और केतु आपस में कॉम्बिनेशन, इसको अंगारक योग कहते हैं। और अंगारक योग क्या है? दो आग के गोले अगर आपस में टकरा जाएं तो उससे जो विस्फोट उत्पन्न होता है वो बहुत ज्यादा प्रलयंकारी होता है। तो ऐसा ही मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, जो कि अगर हम देखें तो इस साल करीबन 6 जून को बना है और जुलाई के एंड तक रहेगा। 28 जुलाई 29 जुलाई के आसपास में ये अलग होंगे। एक भाव से मंगल जो है सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब ये जो अंगारक योग है ये खत्म होगा। लेकिन अभी तो सही बताऊं कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। जैसे आपने एक सवाल किया कि जो आरंभ के जो 6 महीने जो बीते हैं, क्या हम बाद के 6 महीने चैन से सो पाएंगे? मैं कहता हूं कि बाद के तो शायद कुछ महीने फिर भी राहत दे जाएं, लेकिन दोस्तों ये जो जुलाई का जो महीना है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इस महीने में जितना भी ध्यान रख सकते हैं अपना, अपने परिवार का, अपने पारिवारिक सदस्यों का, उतना आप रखें, क्योंकि इस समय की सबसे ज्यादा जरूरत यही है कि अपने पारिवारिक लोगों को ज्यादा इधर उधर अलग ना होने दें, व्हीकल अकेले ड्राइव ना करने, तेज ड्राइव ना करने दें, ड्रिंक जितना हो सके कम से कम करें। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अभी एक प्लेन हादसा हुआ या जो हादसे हुए आगे भी, मैं कहता हूं नहीं भी होंगे, बट योग ऐसे ही बने हुए हैं। क्योंकि एक तरफ 9 नंबर और फिर 7 नंबर दोनों की आपस में दुश्मनी, फिर उसके बाद जो 2 और 5 जो है, 2 नंबर चंद्रमा का है और 5 नंबर मरकरी का है, बुध का है। तो 2 चंद्रमा 5 बुध, इनका भी आपस में तालमेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे शनि और सूर्य का आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, वैसे ही बुध और चंद्रमा का भी आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। ये बहुत सारी बीमारियां, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोरोना जैसी बीमारी आएगी जी, लेकिन अगर कल को कोई ऐसी बीमारी उत्पन्न हो गई, कोई ऐसा डिजास्टर आ गया, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। कुणाल जी, जिस तरह से शुरुआत की भी आपने बात करी, शुरुआती 6 महीने के बारे में भी हमने पहले जो पॉडकास्ट करे थे उसकी प्रेडिक्शन करी थी, और वो 100% प्रेडिक्शन सच भी साबित हुई। प्लेन क्रैश भी देखा हमने, बहुत सारे हादसे देखे। अब जुलाई से दिसंबर की प्रेडिक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जुलाई में गुरु बृहस्पति मिथुन में उदय हो रहे हैं और दिसंबर तक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो ये 6 महीने कौन कौन सी ऐसी राशियां हो सकती हैं जिनको पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है? देखिए, मिथुन राशि के ऊपर जैसे कि बृहस्पति जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं सोने के रेट बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा। आज हम सोना देख रहे हैं करीबन 1 लाख रुपए का 1 तोला या 10 ग्राम मिल रहा है, लेकिन अगर कल को ये 1.25 भी हो जाता है तो भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को ये 1.25 लाख तक भी पहुंच जाए। और अभी युद्ध के भी चांसेस ऐसे ही बने हुए हैं बहुत। मैंने कोई एक वीडियो सुनी थी तो उसमें देखा था कि गोल्ड सस्ता होगा, अभी गोल्ड ना खरीदें। किसी चैनल के माध्यम से या किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से उसने ये बातें बोली। अब बहुत सारे लोग जो ये सोच करके, उनकी बातों पर विश्वास करके, उन्होंने अपने बच्चों की शादी होनी थी, गोल्ड नहीं खरीदा, लेकिन वो 70 से आज गोल्ड कहां पे चला गया? 1 लाख रुपए के आसपास। अब वो भरपाई वो तो नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे जी मेरी तो कोशिश थी, आपने मेरी बात क्यों मानी? तो यहां पर यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, गोल्ड के जो प्राइस हैं, आज जो हालात चल रहे हैं, ये जो साल का जो कॉम्बिनेशन अंक है ये बहुत अच्छा नहीं है। बृहस्पति मिथुन राशि में ट्रांजिट होंगे और ये किससे निकल रहे हैं? वृषभ राशि से, यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की राशि है वृषभ, वहां से निकल के मिथुन। हालांकि मिथुन राशि में भी वीनस बहुत अच्छे नहीं होते, इसके बाद कर्क में भी जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, लेकिन उच्च के होने के बाद भी एकमात्र बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो अच्छा फल नहीं देते। अच्छा। यानी कि बृहस्पति अकेले जिस घर में होंगे और उच्च होने के बाद भी सिर्फ बृहस्पति हैं जो बढ़िया फल नहीं देते, अपयश दे देते हैं, कमियां दे देते हैं, प्रॉब्लम्स दे देते हैं, बीमारियां, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी आपको पता है बृहस्पति से देखी जाती है। जितनी भी पुरुषों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो बृहस्पति से ही देखी जाती है। बृहस्पति हमारे शरीर में हमारी बुद्धि, हमारे शरीर में हमारा ज्ञान, हमारा मस्तिष्क, बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता। हमने जीवन में कितनी एजुकेशन ली, इस एजुकेशन से कितना फायदा लिया, कितने लोगों को लाभान्वित किया, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, ये सब जुपिटर से देखा जाता है। तो बृहस्पति का मिथुन राशि में जाना
पहले से तो बेटर होगा, अच्छा। लेकिन फिर भी स्वर्ण के दाम जो है अपनी ऊंचाइयों को छुएंगे। तो इसलिए अगर किसी को भी स्वर्ण से रिलेटेड डिसीजन लेना है तो वो अभी भी समय है, ले सकते हैं। आप ये सोचिए नीचे तो नहीं जाएगा। उसके बाद बृहस्पति, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति मिथुन राशि किसके कहां पर उदित हो रही है। अगर किसी की मेष राशि है, किसी की वृषभ राशि है, अब देखिए मेष राशि में तीसरे घर में बृहस्पति होंगे, तो मेष राशि के लिए बृहस्पति का ट्रांजिट बहुत बढ़िया है। यानी कि ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस से लिए गए निर्णय उन लोगों को लाभ देंगे। अगर हम बात मेष राशि की कर रहे हैं तो बृहस्पति का ट्रांजिट, बृहस्पति का चेंज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य को मजबूती देगा, मैरिड लाइफ को अच्छा करेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। इसके बाद वृषभ राशि, वृषभ राशि के हिसाब से अगर हम बृहस्पति देखें तो सेकंड हाउस में होंगे। सेकंड हाउस में धन बढ़ेगा, मित्र का सपोर्ट मिलेगा, परिवार के साथ मेल जोल, प्यार बढ़ेगा। पत्नी के साथ भी आपका अगर रिलेशन खराब हो रहा था तो वो भी रिलेशन काफी हद तक ठीक होने वाला है। तो वृषभ राशि के हिसाब से भी बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा है। कोई रोग, ऋण, शत्रुओं से प्रॉब्लम चल रही थी, कोई बीमारी परेशान कर रही थी, तो उस बीमारी से भी मुक्ति मिलेगी। उसके बाद बृहस्पति आठवें घर, सातवीं दृष्टि से आठवें घर को देख रहे हैं, तो आयु में भी वृद्धि होने के योग है। आयु पे जो संकट मंडरा रहे थे वहां लाभ मिलेगा। उसके बाद बिजनेस में भी उछाल आने के चांस है, यानी कि अगर आप बिजनेस कोई करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर मिथुन राशि के हिसाब से भी बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी है। कर्क राशि के हिसाब से बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं, क्योंकि कर्क राशि के हिसाब से बृहस्पति 12वें घर में जाएंगे। जैसे अगर मैं मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि लगन में आ गए, तो लगन से विद्या भाव को देख रहे हैं, संतान भाव को देख रहे हैं, संतान अपग्रेड होंगी, संतानों की तरफ से जो परेशानियां चल रही थी उनसे मुक्ति मिलेगी। मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी उसमें परेशानियां खत्म होंगी और बेनिफिट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मैरिड लाइफ भी मजबूत होगी और पार्टनरशिप भी मजबूत होगी, और पार्टनरशिप के साथ जो भी काम कर रहे थे उसमें तरक्की होने वाली है। उसके बाद बृहस्पति की भाग्य के स्थान पे दृष्टि, तो मिथुन राशि के हिसाब से भी बृहस्पति की स्थिति बहुत बढ़िया। कर्क राशि के हिसाब से बढ़िया नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के हिसाब से बृहस्पति लॉस घर में है। लॉस घर में होने से कुछ खर्चे बढ़ेंगे और खर्चों की वजह से जो जमा पूंजी है उसमें नुकसान हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है। सिंह राशि के हिसाब से प्रॉफिट मिलने वाला है, प्रॉफिट आएगा, यानी कि बाद के 6 महीने में प्रॉफिट बढ़ने के चांस है। कोई पैसा रुका हुआ है, कोई पैसा मरा हुआ है, कोई पैसा किसी को कर्ज दिया हो, तो अचानक से वो आ सकता है। कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, आप बेटे की शादी के लिए सोच रहे हैं, आप बेटे की शादी के लिए कोई मांगलिक कार्य करने का सोच रहे हैं, तो उसमें सफलता मिल सकती है। बच्चे को एजुकेशन के लिए विदेश भेजने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। तो देखा जाए तो सिंह राशि के हिसाब से मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, आपकी बच्चों की एजुकेशन अच्छी रहेगी, और कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी। कन्या राशि के बारे में अगर मैं देखूं तो कन्या राशि के हिसाब से जो जुपिटर हैं, बृहस्पति हैं, वो 10th घर में होंगे। धन बढ़ेगा, परिवार के साथ रिलेशन कॉम्बिनेशन बढ़ेगा। दूर दराज रहते हैं तो परिवार के साथ एक लंबा समय बिताने का मौका भी आप लोगों को मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और कोई ऋण होगा तो ऋण उतरेगा, अगर ऋण नहीं है तो कोई ना कोई कर्ज चढ़ सकता है। इससे पहले कोई कर्जा चढ़े, कोई मुसीबत आए, छोटा मोटा कोई कर्ज लेने से भी आप उस बड़ी प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। तो तुला राशि के हिसाब से बृहस्पति भाग्य के घर में रहेंगे, भाग्य को मजबूत करेंगे, हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्थ के ऊपर जो भी परेशानियां से जूझ रहा था व्यक्ति, उन चीजों में व्यक्ति को सपोर्ट मिलेगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि बृहस्पति हर राशि के हिसाब से अलग अलग भाव में विचरण कर रहे हैं। उसके बाद पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बढ़ेगा। भाई के साथ अगर संबंध खराब चल रहे थे तो वो संबंध भी आपके मजबूत होंगे, अच्छे होंगे। तो तुला राशि के हिसाब से भी मैंने बताया बहुत बढ़िया। लेकिन वृश्चिक राशि के हिसाब से अगर मैं बृहस्पति का गोचर देखूं तो बृहस्पति 8वें घर में, कोई बीमारी, बड़ी बीमारी, कैंसर या बड़ी बीमारी, इन्फेक्शन, किडनी जैसी बड़ी बीमारी, पैनक्रियाज में, अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको होगी, पर अगर इससे रिलेटेड जरा सी भी प्रॉब्लम आपको चल रही है, किसी को चल रही है, तो फौरन उसका सही से ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ये छोटी बीमारी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है।
पाइल्स हो सकते हैं, पाइल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो 8वें घर में बृहस्पति को अच्छा नहीं माना गया। हालांकि दृष्टि अच्छी है कि अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो पैसा उत्पन्न हो जाएगा, पैसा कहीं ना कहीं से आ जाएगा, मरा हुआ पैसा भी प्राप्त हो जाएगा, पैसा भी जुड़ेगा। अगर बहुत दिन से पैसा नहीं जुड़ रहा था तो जुड़ेगा। उसके बाद बहुत दिन से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। ये वृश्चिक राशि के हिसाब से मैंने बताया। इसके बाद धनु राशि, धनु राशि के हिसाब से बृहस्पति 7th हाउस में है। 7th हाउस लाभ स्थान को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, पराक्रम भाव को देख रहे हैं, और बैठे कहां पर है? 7th हाउस। डे टू डे इनकम, परिवार, पत्नी का घर है, पार्टनर का घर है, तो वहां से फायदा मिलेगा। अगर बच्चों की शादी नहीं हुई है और धनु राशि है तो शादी होने के चांसेस हैं, पार्टनर मिलने के चांसेस हैं। अगर शादी हो गई है तो बच्चे होने के चांसेस हैं, पुत्र सुख प्राप्त होने के चांसेस हैं, प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई मांगलिक घर में कोई मांगलिक वातावरण होगा, मांगलिक कार्य हो सकता है, हेल्थ ठीक रहेगी। यानी कि भाई बहनों की तरफ से, खुद की तरफ से, परिवार की तरफ से, पत्नी की तरफ से, प्रॉपर्टी की तरफ से खुशहाली रहने वाली है। धनु राशि के लिए बृहस्पति की ट्रांजिट बहुत अच्छी है। मकर राशि के हिसाब से बृहस्पति 6ठे घर में, कोई बड़ी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, कोई आपके पैसे को मार सकता है, कोई आपके ऊपर षड्यंत्र रख सकता है, कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कोई नेगेटिव चीजें आपके ऊपर हावी हो सकती है, आप उल्टे सीधी चीजों में फंस सकते हो, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिजनेस अगर कोई करना चाहता है तो बिजनेस की तरफ से अगर मैं देखूं तो कोई बिजनेस की स्टार्टिंग, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा ये अलग बात है, लेकिन कोई बिजनेस शुरू हो सकता है क्योंकि बृहस्पति 10th हाउस को देख रहा है। लॉस, खर्चों पर नियंत्रण होगा, ये लेकिन परिवार के दूसरे सदस्य खर्चे को बढ़ा करके आपकी जो इनकम है, जो उसको कैलकुलेशन है कि बजट जो उसको बिगाड़ सकते हैं। फिर धन के कोई ना कोई एक दो स्रोत और उत्पन्न होते, जैसे मैंने बताया कि बिजनेस होने के चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति धन भाव को भी देख रहे हैं तो बिजनेस से प्रॉफिट आने के चांसेस बढ़े हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो 100% बिजनेस करना चाहिए। कुंभ राशि के हिसाब से बृहस्पति 5वें घर में बैठे हैं, मिथुन राशि 5वें घर में उदित हो रही है। 5वें घर से भाग्य स्थान को, लाभ स्थान को और लगन को, यानी कि जितने भी लोगों की कुंभ राशि है उनके लिए अगले जो 6 महीने हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब मैं इसको, अगर कोई भी कि बृहस्पति भाग्य, लक बढ़ेगा, मजबूत होगा, विदेश ट्रैवल हो सकता है, विदेश से कोई बेनिफिट मिल सकता है, प्रॉफिट आ सकता है, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, हेल्थ ठीक रहेगी। बृहस्पति 5वें घर में बैठे संतानों की तरफ से भी चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो कुंभ राशि के हिसाब से बहुत बढ़िया है। अब लास्ट राशि है मीन राशि। मीन राशि के हिसाब से बात करूं तो बृहस्पति 4थे घर में जाएंगे। 4था घर किसका है? माता का। इनकम, आय, भूमि, वाहन उत्पन्न हो सकती है, बढ़ सकती है। बृहस्पति के बारे में कहावत है कि बृहस्पति जिस घर में अकेले होते हैं, उच्च के होते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते, लेकिन मिथुन राशि में बृहस्पति अच्छे फल दे सकते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति का फल व्यक्ति को अच्छा प्राप्त हो सकता है। यानी कि मीन राशि के हिसाब से 4थे घर में बृहस्पति प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई लकी ड्रॉ में आपने ड्रॉ डाला है, आपकी प्रॉपर्टी निकल सकती है। कोई प्रॉपर्टी के माध्यम से बड़ी इनकम इजाफा हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, नहीं बिकी, बहुत अच्छी प्राइस में बिक सकती है। ये गूढ़ ज्ञान है, जिसने समझ लिया उसने मुसीबतों से छुटकारा पा लिया, और जिसने नहीं समझा वो इस माया जाल में फंसा हुआ है। बिल्कुल। कुणाल जी, आपने सारी राशियों के बारे में यहाँ पर बताया। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसी एक राशि आप किसे मानते हैं जो बिल्कुल फाइटर है, मतलब कभी हार ही नहीं मानती है जिंदगी में? देखो, एक राशि कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसी राशियां हैं जो कभी हार नहीं मानती। जैसे कि बुल, वृषभ राशि, ये कभी हार नहीं मानती। अच्छा। जितना मर्जी इसके ऊपर मुसीबतें आ जाएं, ये फिर से खड़े होकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम करती है। ये नेचर है वृषभ, टॉरस, बुल। वृषभ राशि के बाद सिंह राशि, ये इनके अंदर पेशेंस होता है, ये इंतजार करते हैं और सही समय का इंतजार करके फिर से छलांग लगा देते हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि वाले इरिटेट होकर के आगे बढ़ते हैं, हालांकि बहुत बार टूटते हैं, बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार इनको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर से उठ खड़े होते हैं। और उसके बाद कुंभ राशि, वृषभ और कुंभ मेरी थोड़ी सी फेवरेट भी है। कुंभ राशि वाले भी पेशेंस भी होता है, समझदार भी होते हैं, और कितनी बार गिरने के बाद अपना दिमाग, अपनी सारी चीजों को एनालाइज करके फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर सबकी बात करूं तो टॉरस और कुंभ राशि, और अगर एक राशि की बात करूं तो टॉरस।
ये कभी हार नहीं मानते। कुणाल जी, जैसे आपने फेवरेट राशि के बारे में बता दिया, जो हमने आपसे बात करी, आपने मेष से मीन राशि वाले के लिए बता दिया कि जुलाई से दिसंबर कैसा इन लोगों के लिए जाने वाला है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेयर मार्केट को लेकर, क्योंकि ना शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा। 2025 जब शुरू हुआ, लोगों ने बहुत कुछ बताया, एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा आपसे भी हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन करवाई थी। मुझे याद है जब आपके साथ एक हमने 2025 का पॉडकास्ट किया था, तो आपने एक प्रेडिक्शन की थी कि मई के महीने में थोड़ी सी शेयर मार्केट अब जाएगी, मई और जून के में, उसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन होगी। तो अब जुलाई से लेकर दिसंबर क्या लगता है, शेयर मार्केट क्या उछाल लाएगी या फिर से लॉसेस देखने को मिलेंगे? यही कहूंगा कि जो बेचारे नई जनरेशन है और जो कम पैसों को लेकर के अभी बैठे हुए हैं, वो शॉर्ट टर्म शेयर में पैसे ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत उठा पटक वाला साल है ये। अगर आपका समय अच्छा नहीं है, आप जिस शेयर में पैसे लगाएंगे वो शेयर नीचे चला जाएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए। अगर आपका समय बढ़िया चल रहा है तो जुलाई तक इंतजार करिए, जुलाई के बाद शेयर में पैसे लगाना आपको थोड़ी सी तरक्की, थोड़ी सी ग्रोथ दे सकता है, यानी कि 10-15%, 25% तक ग्रोथ दे सकता है। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग यही कहूंगा कि ये साल बहुत संभल कर चलने वाला साल है। तो कम पैसे वाले छोटे जो बेचारे निवेशक हैं, उनको ये सलाह है, जैसे स्टार्टिंग साल में भी मैंने बोला था कि इस साल में कुछ लोग बहुत राइज करेंगे, लेकिन शेयर के मार्केट से बहुत लोग जो है बर्बाद भी होंगे। अगर हम करियर के लिहाज से देखें कुणाल जी यहाँ पर, तो क्या आने वाला समय, क्योंकि हमने देखा कि जब शुरुआत की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए परेशान रहे, तो क्या ये समय करियर के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ठीक है? देखो, बिजनेस के लिए कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे आप देखिए, जैसे कुछ चीजें हैं उनमें तो कमी नहीं आ रही है, जैसे खाने पीने की चीजें हैं, रोजमर्रा रूटीन की जो चीजें हैं उनमें क्या कमी। लेकिन अभी कोई जैसे कंट्रीज में आपस में आप देख रहे हो लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो जब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं तो आदमी अपने शौक के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। सिर्फ राशन पानी तो चीज़ें घर में रख लेता है, लेकिन उसको बोलो कि अपने प्लान के बारे में बताओ, कहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदोगे, वो इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाएगा। तो ऐसे ही मैं नौकरी की अगर बात करूँ, तो ये नौकरी भी बहुत ज़्यादा सोच समझ करके कदम उठाने वाला साल है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां अभी भी जा सकती हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को यूएस से, अभी मैं यूएस ट्रिप पे था 1 महीना, तो यूएस में भी बहुत सारे लोगों को, करीबन लाखों लोगों को नौकरी से अभी वो बेघर हुए हैं। अभी उनके पास बैकअप है, पिछले कुछ सालों उन्होंने अच्छी कमाई करी थी, उस कमाई से उन्होंने अपना अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है, लेकिन वो भी खत्म हो सकता है। तो बहुत समझदारी वाला साल है ये। इस साल अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है तो कोई भी रिस्क लेने वाली जॉब से बचें, कि आपको लगता है कि आपको एक अच्छी ऑफर मिल गई है, आपको शायद अच्छी ऑफर मिल सकती है, यहाँ पर थोड़ी सी बातें चीत आपकी ठीक नहीं चल रही है। जैसे कुछ दिन पहले भी एक का कॉल आया कि मेरा जो बॉस है उसके साथ मेरी पट नहीं रही है, तो मैं उसके साथ क्या मेरा समय ठीक है, लड़ लो। मैंने कहा नहीं, अभी सॉरी बोल के समय को शांत करो, जब समय आएगा तब छोड़ के आप निकल जाना। लेकिन अभी अगर आपने यहाँ लड़ाई, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आपके लिए जॉब भी तो बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपको कल को जॉब अच्छी नहीं मिली तो फिर क्या करोगे। तो उसने मेरी बात को महत्व दिया, सिर्फ सजेशन ही तो था, लेकिन कभी कभी ये सजेशन बहुत सारे लोगों को उनकी बर्बादी से बचा भी लेता है। तो ये उदाहरण एक व्यक्ति का था, लेकिन जितने भी हमारे दोस्त पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सभी को ये सजेशन है कि अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है, छोटे मोटे अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करो। बिल्कुल कुणाल जी, अभी जिस तरह से अभी आपने एक बात कही थी कि युद्ध भी देखने को हमें मिला, मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करता हूं। हमने देखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हुआ, हालात बद से बदतर हुए। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में हमला किया गया आतंकवादियों द्वारा, उसके बाद इंडिया ने मुंहतोड़ जवाब दिया। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ आपसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, क्या उनकी कुंडली में कोई ऐसे योग बन रहे थे जब ये युद्ध की स्थिति हुई कि वो पीओके पे मैंने कब्जा कर सकते थे? जी, मैं समझ गया आपको। आपके सवाल का सही जवाब तो शायद यही होगा कि मोदी जी की वृश्चिक लगन चार्ट है और उनकी वृश्चिक लगन कुंडली ही है। हाँ, यानी कि उनकी कुंडली को मैं सिर्फ इससे कैलकुलेट नहीं करूंगा कि उनका बृहस्पति कहां पर है, उनका शनि कहां पर है, उनका चंद्रमा कहां पर गया है। उनकी अपनी कुंडली की ऑरा बहुत स्ट्रांग है। गोचर कितने % काम करता है? 30 से
35%, जी 30 to 35% गोचर काम करता है, बट 65% कौन काम करता है? जो आपका बेसिक कुंडली चार्ट है। तो उनकी कुंडली की ओरा ऐसी है, अगर इस युद्ध में उन्होंने थोड़े से भी स्टेप अपग्रेड होकर के ले लिए होते, थोड़े से भी अपग्रेड होकर के ले लिए होते, तो जितना भी पीओके, जितना भी भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान में जी। मिला है, वो कश्मीर का हमारा हो हिस्सा, जाता। वो वापस से रिकवर जी। हो सकता था। बट यहां पर बातें करना बहुत आसान है। बिल्कुल इसका ये तो 100% हो जाता अकॉर्डिंग टू उनका चार्ट इतना स्ट्रांग जी। था, यानी कि उन वो शेर की कुंडली थी और शेर जो चाहता वो प्राप्त कर शेर ने सकता दहाड़ था। लगाई। हाँ, लेकिन शेर तो दहाड़ लगा देता, लेकिन इसका खामियाजा हमारे पूरे देश की इकोनॉमी को झेलना पड़ता। अच्छा आज के जो हालात हैं और उस समय के जो हालात होते, युद्ध तो थोड़ा लंबा चलता, जी लेकिन हालात बदतर भी हो सकते थे जब उनको कोई नहीं पूछता। तो ऐसे ही मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने उसी इमोशनल, क्योंकि मोदी जी का जो चंद्रमा है वो भी लगन में बैठा है कि उनके अंदर अगर गुस्सा है, वो शेर की तरह दहाड़ मारना जानते हैं ना, तो उनके अंदर पेशेंस भी है और सॉफ्टनेस भी है जी बिल्कुल कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को सोच समझ के जो निर्णय लिया, मेरी नजर में तो वो काबिले तारीफ है। उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया और शायद मुझे और बहुत सारे लोगों को इस बात से खुशी मिलनी चाहिए कि उन्होंने जो लिया अच्छा डिसीजन लिया। 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या, अब जैसे आपने बताया कि उन्होंने बिल्कुल अच्छा डिसीजन लिया है, सही डिसीजन लिया युद्ध को लेकर कि उन्होंने युद्ध को रोक दिया, उन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन क्या अब 2025 का जो ये आधा समय बचा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई बड़े चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस तो हैं। चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंज तो उनके लिए है अभी बिहार में जो चुनाव होने वाला है, और उसके बाद बिहार के बाद जो है वेस्ट बंगाल में भी चुनाव होगा। तो वहां इस बार के जो चुनाव हैं वो थोड़े से चैलेंजेस तो उनके लिए हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है उसको जीतना इजी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि वहां अपना एक अलग षड्यंत्र रचा हुआ है लोगों ने। तो वहां पर चैलेंज थोड़ा ज्यादा है, और मैं यही कहूंगा कि वहां अगर जीतने का अगर मैं परसेंटेज बोलूं तो 30 से 40% चांस है। मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ 70 टू 90% चांस है। यहाँ चांसेस हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी की भी कुंडली, उनकी जो राशि है वृश्चिक राशि है, और हमारे देश के जो पीएम है उनकी राशि भी वृश्चिक राशि है। तो अभी अगले जो 2-2.5 साल हैं, अगले जो 2-2.5 साल हैं सुखों के बड़े हुए हैं, पावर के बड़े हुए हैं। क्योंकि गोचर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो दोनों का साल, दोनों के जो अगले 2-3 साल हैं वो अच्छे हैं। तो फिर से मैं पूरे 5 साल के लिए तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक पार्ट तो उनको फिर से सीएम बनने का मौका मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनको पीएम की तरफ से, हमारे देश के जो पीएम है उनकी तरफ से कैबिनेट में कोई ना कोई बड़ी पोजीशन, बड़ा मंत्रालय उनको मिल सके। वहीं अगर जैसे आपने नीतीश कुमार की बात करी, वहीं अगर मैं बात करता हूँ बिहार इलेक्शन में, तो एक नाम और चर्चा में आया, वो था तेजस्वी यादव और साथ ही चिराग पासवान के। ये दो ऐसे युवा चेहरे कि सबको लगता है कि इनमें से किसी एक का सीएम बनना जरूरी है। जिस तरह से बिहार की अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, या जिस तरह से वहां पे काम हुआ पॉलिटिक्स पार्टियों का, वो ढंग से नहीं हो पाया, तो लोगों को लगता है कि इनमें से कोई चेहरा होना चाहिए। ज्योतिष की गणना क्या कहती है, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? देखो, जैसे आपने बोला, चिराग पासवान जी की कुंडली भी मैंने देखी है, जी। स्टडी की है। उनकी कुंडली में भविष्य में मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बहुत अच्छा। ज्यादा है। मैं कंपेयर करूं जी। तेजस्वी यादव जी से, तो मैं ये देखता हूं कि चिराग पासवान की जो कुंडली है वो बहुत ही पावरफुल है, और भविष्य में ये दोनों ही अपने आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा। इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये योग तो वो लेके बैठे हैं, ये योग तो वो लेके बैठे हैं कि आने वाले समय में। अभी के लिए स्ट्रगल है, बट समय आएगा कि एक समय ऐसा भी होगा कि इनके मुख्यमंत्री पद पर बनने के चांसेस बढ़ेंगे भी, और ये बनेंगे भी। तो जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन क्या कंटिन्यू रहेगा या टूट सकता है इस चुनाव रहेगा, में? क्योंकि अभी ऑप्शन भी नहीं है। अभी अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी की एज भी काफी हो चली है। जी। अब वो देखो, पहले
जो भी मर्जी उनके बारे में लोग बोलते हों या जो भी चीजें उन्होंने करी हो, अच्छी बुरी पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बट मैं यही कहना चाहूंगा कि वो समय था। आपकी इधर से प्रेडिक्शन उधर की मोहर किस पे लगती है? मैं आपको 3 ऑप्शन एक बार फिर से देता हूँ, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या नीतीश कुमार। आपकी मोहर किस पे लगती है कि हाँ ये भविष्यवाणी आपकी हो सकती है? देखो, अगर मैं 2 लोगों पर जाऊं तो मेरी भविष्यवाणी में ये है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान चेहरा। में ये दोनों दावेदार हैं। जी। लेकिन अभी की स्थिति देखते हुए, हाँ। अभी की ज्योतिषीय गणना देखते हुए जी। नीतीश कुमार जी के चांसेस 99%। मैं 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। जी बिल्कुल सर। ज्योतिष भी श्रापित है, जी। ज्योतिष भी कोशिश है जी। कि हो सकता है। हाँ। बट अब ये तो आपने, वैसे तो देखा जाए मेरे लिए बहुत इजी जवाब है हाँ। कि नीतीश जी बनेंगे, या जी। वो बात आ गई कि इस औरत ने बच्चा कंसीव किया, बेटा हाँ। होगा कि बेटी होगी, एक तो होना ही है ना। सही बात है। तो या तो मैं सही होऊंगा या झूठ होऊंगा, 50% में सही, बट ये गणना नहीं है। हाँ। ज्योतिषीय कैलकुलेशन तो 100% है कि ये इसमें कंसीविंग तुक्का का नहीं लगाया समय, जा सकता। हाँ। बट मैं कहता हूं फिर भी अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अभी की अगर मैं ज्योतिषीय गणना देखूं तो नीतीश कुमार जी के जो स्टार्स हैं वो बहुत अभी दावेदार, शानदार है। मजबूत हैं। कुणाल जी, अयोध्या, काशी, मथुरा की अगर मैं बात करूं, इन धार्मिक स्थानों पर क्या कोई बड़ा मूवमेंट आपको नजर आ रहा है? कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है? दिवाली से पहले पहले उत्पन्न हो सकती है, यानी कि जून के एंड होते होते और दिवाली से पहले पहले उत्पन्न हो सकती है, और परमानेंट सॉल्यूशन भी उसका हो सकता है। बाकी अगर मैं मथुरा की बात करूं तो वहां भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी, वहां भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आने के चांसेस नहीं है। अभी हमने देखा कुणाल जी, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चला कुछ दिन, उसके बाद सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद हम देखा अमेरिका एक बार फिर से हीरो बनकर निकला कि सीज फायर रुकवा दिया गया, दोनों में सहमति हो गई। आपको क्या लगता है, दुनिया पर युद्ध का खतरा वाकई टल चुका है या ये युद्ध दोबारा आगे हो सकता है? इसका असर भारत पर भी होगा? देखो, इसका सही जवाब मैं दूं कि ईरान को भी और इजराइल को भी, दोनों को ये समझ आ गया कि इस लड़ाई से कितनी तबाही उनकी हुई है। बिल्कुल। इजराइल को भी समझ आ गया और ईरान को भी। और दूर से बैठ करके कोई मजे ले रहा था। कहते ना वो बिल्ली की बंदर बाट में, बंदर मजे ले गया। वो कैसे मजे ले गया कि 2 बिल्लियां एक रोटी पे लड़ रही थी। हाँ। 2 बिल्लियां एक रोटी पे लड़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि, बंदर ने पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? जी। तो उन्होंने बोला कि इसको बराबर बराबर बांटना है। हाँ। लेकिन मुझे पता है कि ये भी बराबर नहीं बांटेगा कि बिल्ली। उस बिल्ली ने कहा ये भी बराबर नहीं बांटेगी। तो बंदर ने कहा इसमें क्या बड़ी बात, मैं बांट देता हूं। तो उसने कहा ये सही है। तो उसने एक तराजू एक तरफ रख दिया, एक तरफ हल्का सा पलड़ा ऊपर था, एक नीचे था। तो उसने उसमें से रोटी तोड़ी और खा ली कि ये मैं खा लूं क्योंकि इसके तोड़ने से बराबर हो जाएगा। हाँ। कि उसने कहा हाँ, दोनों ने सहमति दिखाई, उसने वो खा ली कि अब ये वाला पलड़ा है। तो फिर उसमें से तोड़ा एक टुकड़ा, खा लिया। फिर उसमें से करते करते दोनों के पास 6 रोटियों में से अब बची नहीं, हाँ। एक रोटी बची। तो उसने बोला ये कि ये देखो, मैंने तुम दोनों का शेयर जो बांटा है, मैंने जो मेहनत करी है हाँ। रोटी बांटने में, तो मेरी मेहनत का भी तो फल होना चाहिए। हाँ। लास्ट की रोटी वो खा गया। तो अमेरिका ये कर गया। तो अब मैं, ये तो आप बोल रहे हो, मैं ये तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं यूएस विजिट करता रहता हूँ। बाहर का आदमी हमेशा ऐसे ही मजे ले जाता है। जी। अब बात आते हैं उन 2 बिल्लियों पर, या बात करते हैं इजराइल पर और ईरान पर। तो इन दोनों की लड़ाई में उन दोनों को यह समझ आ चुका कि उन्होंने क्या खोया है। तो अभी लड़ाई होने के चांसेस, जितनी भी लड़ाई प्रॉब्लम आएगी, ये 2 महीने जो हैं अकॉर्डिंग टू प्लैनेट पोजीशन डेंजरस हैं। जब ये 2 महीने खत्म होंगे, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम उत्पन्न हुई, तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी इसी महीने उत्पन्न हो सकती है, अगले महीने उत्पन्न हो सकती है। जुलाई का महीना निकलने के बाद शांति धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। एक आखिरी प्रेडिक्शन इस पॉडकास्ट की आपसे, फिर 1-2 छोटे छोटे सवाल और होंगे जो आपसे किए जाएंगे।
जिस तरह से युद्ध हमने देखा, ईरान इजराइल की हमने बात कर ली, इंडिया पाकिस्तान की भी हमने बात कर ली, आपको क्या लगता है जिस तरह से लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि जो देश है वो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्या ये प्रिडिक्ट किया जा ये सकता ना, है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता था, और बिल्कुल ये साल ऐसा ही है हाँ। कि इस साल हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। जो शुरुआती आसार थे ना जी। जनवरी के बाद से, वो ऐसे ही थे। मार्च के बाद वो और प्रबल हुए। अप्रैल में जब इंडिया और पाकिस्तान का आपस में जो युद्ध हुआ, तो ऐसे चांसेस हद से ज्यादा, यानी कि 50% अपग्रेड हो गए थे कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। लेकिन जो भी यूएसए ने जो भी भागीदारी निभाई हो, जी। या जो भी वजह बना हो ये युद्ध में सीज फायर होने का, या पाकिस्तान या इजराइल और ईरान में, सही बताऊं तो तीसरा विश्व युद्ध होते होते टलने की तरफ मुड़ चुका है। अच्छा। और मैं बता दूं कि अगर दोबारा से युद्ध हुआ किसी भी कंट्री में, क्योंकि अभी भी देखो रशिया और यूक्रेन में प्रॉब्लम चल रही है, इजराइल और ईरान में प्रॉब्लम चल रही है, और इधर भारत और पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। अभी अगले 1-1.25 महीना जो बचा है, इस महीने भी कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही या एक छोटा सा ईगो स्टंट जी। बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन चलो ये तो एक अलग बात हो गई कि प्रॉब्लम का नुकसान तो होगा, ये तो बात सोचने वाली बात है, लेकिन होने के चांसेस अभी भी हैं। जुलाई अगर निकल गया तो उसके बाद फिर चांसेस जो हैं वो 10% रह जाएंगे। अभी अगर 60 to 70% है, फिर 10% रह जाएंगे। मतलब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर जुलाई तक कंट्रियों में आपस में कोई डिस्प्यूट नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में कोई भी युद्ध जो है, वो जो तीसरा विश्व युद्ध का जो माहौल है, ये नहीं होगा। और अभी के जो सितारे हैं वो ऐसे नहीं बन रहे कि अब ये प्रॉब्लम जो है तीसरे विश्व युद्ध तक जाए, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के लिए अब तक युद्ध हो चुका होता, अब अभी भी ये कंट्री आपस में लड़ रही होती। कुणाल जी, एक ऐसा योग जिसके बारे में जानना चाहूंगी जो रोडपति से इंसान को करोड़पति बना देता है। अखंड साम्राज्य योग। अच्छा। अखंड साम्राज्य योग सिर्फ 4 लगन चार्ट में बनता है, या तो वृषभ लगन में, या वृश्चिक लगन में, या कुंभ लगन में, या सिंह लगन में। इनके अलावा किसी लगन में ये चार्ट नहीं बनता। मैंने कितने लोगों के कुंडलियां 70, 80 इयर्स, 50, 60 इयर्स की एज में कुछ लोगों की देखी, और उनकी कुंडली को देख करके मुझे इतना पछतावा हुआ। मैंने उनको बोला काश के आप मुझे 20 साल पहले मिले होते, काश के मुझे 30 साल पहले मिले होते, तो आज कम से कम आप 1-2 लाख करोड़ के आदमी होते। तो बोलते कुणाल जी अब आ गए। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे आप इस एज में आए हो ना, 60 साल में जो आपके ग्रहों की जो एज है वो आपके एज के जैसी है। जैसे आप वृद्ध हो गए, रिटायरमेंट की स्टेज पे पहुंच गए, तो आपके ग्रह भी रिटायरमेंट वाली एज पे पहुंच गए। व्यक्ति की 30 और 60 साल की एज में अगर उसको सही से जानकारी मिल जाए इन ग्रहों की, तो व्यक्ति रोडपति से करोड़पति नहीं, अरबपति, शंखपति बन सकता तो है। अपनी अपनी कुंडली सबको देखनी चाहिए, जैसा कुणाल जी ने बनाया, पता लग जाएगा। बिल्कुल अखंड साम्राज्य योग, जैमिनी राजयोग, चंद्र मंगल एक साथ बैठ जाए, महालक्ष्मी योग, ये बड़े दुर्लभ योग होते हैं, लेकिन अखंड साम्राज्य योग दुनिया का सबसे पावरफुल राजयोग है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जो वॉरेन बुफे की कुंडली में बना हुआ है, जो टाटा जी की कुंडली में बना हुआ था, जो मुकेश अंबानी जी की कुंडली में, धीरू भाई अंबानी जी की कुंडली में बना हुआ था, जो बिल गेट्स की कुंडली में बना हुआ था, जो टेस्ला के मालिक की कुंडली में बना हुआ है, बिल्कुल। ट्रंप जी की कुंडली में भी अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस हमारे खास कार्यक्रम को देख रहे होंगे, प्रोग्राम को देख रहे होंगे, वो इस प्रोग्राम के बाद अपनी कुंडली तो पक्का चेक करवाने वाले हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुंडली में भी ऐसा योग और हमें पता ही ना चल पाया हो। बहुत लोग हैं जिनको पता नहीं चलता और समय निकल जाता है, फिर हाथ मलते रहते हैं। इसके लिए समय, सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना
बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल, अगर जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, देखिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना बहुत जरूरी है। तो कुणाल जी आपको मिल ही गए हैं। अगर आपके पास समय है तो अपनी कुंडली दिखाइए और जो भी आपका एक अखंड साम्राज्य योग है उसे एक्टिव कराइए। अभी देखिए, आज एक छोटी सी बात की, अभी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ, और अभी 1 घंटे पहले सिर्फ एक क्लाइंट ने स्पेशली मेरी, उसको किसी से मेरे बारे में पता चला, फीस तो चलो XYZ जो भी होगी, उसने सिर्फ मेरी टिकट कराई और उसने वो 24 घंटे के लिए वो मेरे से मिलना चाहता है। कहता मेरे को सिर्फ आपसे मिलना है और 5 घंटे आपके साथ बैठना है, घर का वास्तु, एस्ट्रोलॉजी। तो उसने भी टिकट कराई। मैं सुबह की 4 बजे की फ्लाइट से जा रहा हूँ और कल रात को या परसों की फ्लाइट से मैं वापस आऊंगा। हालांकि मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है ये ईश्वर का फरमान हो सकता है ईश्वर भी चाहते हो कि मेरे माध्यम से उसकी किस्मत में परिवर्तन आए। तो माध्यम ईश्वर बनाता है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया। अच्छा कुणाल जी, जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में अभी तक शुरू से लेकर आखिर तक हमने प्रेडिक्शन करी, आपके थ्रू बहुत सारी चीजें हमने बताई, इंडिया पाक के बारे में बात कर ली, ईरान इजराइल के बारे में बात कर ली, शेयर मार्केट की भी। अब एक छोटा सा, या तो इसे रैपिड फायर समझ लीजिए मेरा और कंचन का, या 1-to-1 फास्ट वाला समझ। तो शुरू कर लेते हैं कंचन। एक बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगी कि आपकी सबसे फेवरेट राशि कौन सी है? टॉरस। और सबसे आपके लिए खतरनाक राशि जिससे आप डरते हैं? स्कॉर्पियो। ऐसी कौन सी राशि है जो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है और फिर उसका दिल टूटता ही रहता है, फिर जुड़ता नहीं है? कन्या राशि। और सबसे गुस्सा कौन सी राशि वाले लोग करते हैं, मेल और फीमेल दोनों का बताइएगा। देखिए, अगर लड़कियों की वृश्चिक राशि है तो वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव होती है, और लड़कों की अगर सिंह राशि है तो वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाली राशि। अच्छा, बिल्कुल, ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं कुणाल जी, बहुत ज्यादा बंठन कर आते हैं, सूट बूट पहन कर आते हैं, तो कौन से ग्रह का प्रभाव होता है इनके ऊपर? समझ लीजिए उनके ऊपर राहु में शुक्र या शुक्र में राहु का सूक्ष्म अंतर या प्रत्यंतर चल रहा है, और अभी अभी उन्होंने अच्छा पैसा कमाया और उन्होंने किसी को रिझाने का मन बना लिया है, या उनकी लाइफ में कोई पार्टनर, ऑफिस का ही कोई पार्टनर आ गया है। तो अभी ऐसी स्थिति अगर है तो ये राहु और वीनस से ही जन्म लेते हैं, क्योंकि शुक्र लग्जरी है और राहु इठलाना, बनना, अपने आप को दिखावा करना, ये सब का कारक है। कौन सी 3 राशि जो करोड़पति बनने की आगे रेस में सबसे आगे है? सबसे ऊपर टॉरस, उसके बाद एक्वेरियस और उसके बाद स्कॉर्पियो। ऐसी कौन सी राशि है कुणाल जी जिससे बहुत जल्दी जल्दी प्यार हो जाता है? देखिए, ऐसी राशि है तुला। तुला राशि और वृषभ राशि। वृषभ राशि की भी मैं बात करूं तो बाद में, तुला राशि को बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है, बहुत जल्दी उनके लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उनका अलगाव भी होता है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी उनकी लाइफ में कोई ना कोई फिर से अट्रैक्शन किसी न किसी के प्रति हो जाता है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है लोगों को, कौन सी राशि वाले होते हैं? देखिए, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने वाली राशि है मेष। मेष भेड़ की तरह है, एरीज। हाँ। तो इनको जरा सी भी बातें पसंद नहीं आई तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। ऐसी कौन सी राशि है कुणाल जी जो फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं दूसरों को देखकर? ऐसे मीन राशि वाले हैं। हालांकि बहुत जल्दी अगर मैं बात करूं तो मीन राशि वालों को बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है, उनको एक अच्छा पार्टनर चाहिए होता है, और हर किसी की इमोशनल बड़ी बातों में अपना पार्टनर, अपना दोस्त, अपना हमराही वो ढूंढ लेते हैं। आखिर रैपिड फायर, सच्चा प्यार कौन सी राशि करती है? देखिए, ये वैसे तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि इस सवाल का आंसर जानता हूं, क्योंकि अपनी स्टडी है मेरी, करीबन मैंने 2-3 हजार कुंडलियों पर केस स्टडी किया। तब मैं आपको बता रहा हूं कि सिंह राशि और सिंह लगन वाले ऑलवेज सच्चे होते हैं। अच्छा, उन लोगों पर कभी भी जी शक नहीं करना चाहिए। चलिए, आखिरी सवाल ले लेते हैं कुणाल जी। जो लोग परेशान है कि उनका बैंक बैलेंस बढ़ नहीं रहा, पैसा आता तो लेकिन टिकता नहीं है, तो ये जो 6 महीने बच रहे हैं, अब ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे लोग करें और उनका बैंक बैलेंस लगातार ऐसे जाए, ऐसे ना आए। अच्छा, कैसा उपाय बताऊं? हर धर्म का व्यक्ति कर सके, जिसे कोई भी कर सके, कोई भी कर सके। दोस्तों, सच में वैसे तो ये बड़ा अच्छा पॉडकास्ट रहा है, और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिससे इस साल के एंड तक आपके घर में बरकत जमीन से लेकर के आसमान तक छू सकती है। सुख सुविधाएं, इनकम, आय, भूमि, वाहन, हर चीज में आपके अकॉर्डिंग बढ़ोतरी हो सकती है। घर में एक दिन, घर में हफ्ते में एक दिन, शुक्रवार का दिन चुन लें तो बहुत अच्छा है, सोमवार का दिन चुन लें, संडे का दिन चुन लें।
एक साथ बैठ करके खाना खाएं। और शुक्रवार के दिन घर की जो स्त्री है, पत्नी, बहन या माता जो भी है, वो अपने हाथ से कुछ भी सफेद मीठा बनाए और अपने हाथ से सबकी प्लेट में डाल करके उनको खिलाए। ये इतना प्यारा और दुर्लभ उपाय है कि हर घर, हर जाति, हर व्यक्ति विशेष के घर में ये बरकत लेकर के आएगा। मां लक्ष्मी ऐसा नहीं कि वो हिंदुओं की है, मुस्लिम्स की नहीं है, सिखों की नहीं है या क्रिश्चियंस की नहीं है। मां लक्ष्मी का मतलब है एक ऊर्जा, वो ऊर्जा सबकी है। इस उपाय को करिए और उसके बाद इस साल के एंड तक अपनी किस्मत को बदलता हुआ देखिए। बिल्कुल, बहुत शानदार उपाय भी आपने बता दिया और बहुत शानदार पॉडकास्ट रहा, और सबसे मजेदार जो रैपिड फायर आपने दिया लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। और आपकी प्रिडिक्शन लाजवाब रहती हैं, लास्ट टाइम भी हमने की थी, वो एकदम प्रिडिक्शन आपकी अच्छी निकली। इस बार भी लोग जो है पॉडकास्ट देखें वो यही कहेंगे कि जो कुणाल जी ने बताया वो एकदम एक्यूरेट बताया। तो जो भी कोई सवाल आपका कुछ रहा जो हमने नहीं पूछा, कमेंट करके बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल, आपका जो भी कमेंट है होगा उसका आंसर कुणाल जी की तरफ से आपको दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद कुणाल जी हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्कार सर। Thank you. नमस्कार।